हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे आपका हिस्ट्री का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हम इन तीनों की बुक को पढ़ेंगे जो अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी गई है। आज हम क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत पार्ट 1 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को देखने के साथ साथ क्या करना है कि आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं, जिससे जब आप रिवीजन करेंगे फ्यूचर में तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा। तो आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें ये बता रहा है कि कैसे पता लगाएं। ठीक है, अब आपको ये बता रहा है कि कल क्या हुआ था। तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो आप सब चीज़ें लगभग इंटरनेट पर देख लेते हैं। पहले क्या करते थे लोग, रेडियो सुनते थे, टीवी देखते थे या न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ठीक है, तो कल के बारे में जानने के लिए आपके पास आज वर्तमान में अनेक साधन हैं। पिछले साल क्या हुआ था ये भी जानने के लिए आपके पास अनेक साधन हैं। पर बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इसमें क्या जानने की इच्छा रखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, जिसका मानचित्र का फोटो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। जैसे आप इसमें अभी देख सकते हैं, यह है उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें यह कह रहा है कि आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। अब जैसे आप इस मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नर्मदा नदी कहाँ है। जैसे आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ियाँ यानी मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के नीचे। तो कई लाख वर्ष पहले क्या होता था कि लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है, यहाँ मतलब जनसंख्या का जो अधिकांश पोर्शन है वह ये मैदानों में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहने वाले आरंभिक लोगों में से जो कुछ थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए क्या करते थे, वे जड़ों, फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और ये जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था। फिर अभी हमें ये कह रहा है कि थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ जो सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ हैं उनकी तरफ हमें चलना है। तो इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। ये कितना टाइम पहले बता रहा है, 8000 वर्ष पूर्व। और सबसे पहले इन्होंने क्या उगाया था, गेहूं और जौ। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। ठीक है, तो जैसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो 2 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, सुलेमान और किरथर, वह कहाँ है, ये अब आप खुद भी देख सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। विंध्य पहाड़ी मैंने आपको पहले भी बताया, जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित थी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। इस क्षेत्रों की मेन विशेषता क्या हो गई कि यहाँ से कृषि का विकास हुआ। और यहाँ जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह एरिया कौन सा था, विंध्य के उत्तर में। तो आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब यूपीएससी इन सब में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फिर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से सही है। तो जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से या गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो ये जो मेन पॉइंट है, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यूपीएससी के जो पहले के पेपर है उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए।
उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं क्या करूँगी कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथों साथ कवर करवाती जाऊँगी। अब ये है कि मानचित्र एक, जो उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो मानचित्र 1 है जो दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्या है? आधुनिक भारत यानी आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये आज का जो एरिया है वह दक्षिण एशिया कहलाता था। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है ये दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। महाद्वीप होता है ना, जैसे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है, तो लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियाँ और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। हालांकि ये महाद्वीप से छोटा है पर इसमें इतना सारा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये आपको क्या है कि 6 क्लास में जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो उन बच्चों के हिसाब से उनको छोटे छोटे टास्क देते हैं कि आपके सामने मानचित्र दिया गया है तो आप इसमें इस नदी का पता लगाओ। तो जो क्लास 6 का जो बालक होता है उसे ये उसी एज से जो मैप होते हैं मैपिंग करने की आदत डालते हैं। इसमें हमें पता लगाना है सिंधु और इसकी सहायक नदियों का। ठीक है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे कि एक बड़ी नदी होती है वो अनेक भागों में बढ़ जाती है, फिर वापस वह जो बटी हुई नदियां हैं वो वापस अपनी पूर्व मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, तो उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, क्योंकि जो जनसंख्या ज्यादातर कहाँ फैलती है? नदियों के किनारे, क्योंकि वहां पे उन्हें पानी मिलता है। तो जैसे दैनिक आवश्यकता की पूर्ति भी उस पानी से हो जाती है, प्लस में वो कृषि करते हैं तो कृषि से उनका खुद का भी रोजी रोटी निकलती है, मतलब जो उन्हें डेली में खाना रहता है वो भी निकलता है, साथ ही साथ वो उसका व्यापार करके पैसे भी कमा लेते हैं। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये सब बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा अतीत है, यानी हमारा जो पास्ट है उसमें लोग कैसे रहते थे, कैसे आज हमें सब बना बनाया मिल रहा है, पर कैसे इनका विकास हुआ, तो हम आगे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको सब पता चलता जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। तो आपको ये पता लग गया अब कि गंगा की सहायक नदी सोन है। इसका हमें उस मानचित्र में पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जो वर्तमान बिहार है, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? प्राचीन काल में। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। ठीक, ये तो नेचुरल सी बात है कि जिसका शासक शक्तिशाली होगा तो उसका राज्य बड़ा भी होगा। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी, अब आप उपमहाद्वीप का एरिया समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, दक्षिण एशिया, जिसमें कौन कौन सा था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार। ये पूरा इलाका उपमहाद्वीप कहलाता था। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। यानी उसमें अब इतने उतार चढ़ाव तो आते रहते थे पर फिर भी ये इन्हें किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब जैसे कि एक स्थान पर काफी टाइम रह लिए, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उन्हें वहां से मूव होना पड़ता था। ठीक है, यहाँ कभी कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें वहां पे काम नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह काम ढूंढने जाते थे। अगर उन्हें वहां काम मिल जाता था तो वहीं वे रह लिया करते थे। तो इस हिसाब से वो काम की तलाश में भी इधर उधर जाया करते थे। कभी कभी जो सेनाएं थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, यानी सेना भी उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजय के लिए जाती थी।
इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो इसमें बताया गया है कि जैसे लोग कभी यात्रा के हिसाब से, कभी काम की तलाश में, कभी सेना, कभी व्यापारी, किसी न किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो यानी जो धार्मिक गुरु है उनका भी आना जाना होता था। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। मतलब बाकी सबको तो अपना काम हुआ करता था, ठीक है, जैसे धार्मिक गुरु को शिक्षा और सलाह देनी थी, पर कुछ लोगों को क्या था कि नई स्थानों की खोज के लिए भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब जैसे कि एक स्थान का लोग दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसे वहां पे अलग लोग मिलेंगे, तो विचारों का इस तरीके से आदान प्रदान होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब पहले के लोगों की यात्रा का उद्देश्य इसमें आपको क्लियर हो गया। अब आज के लोगों की यात्राओं की बात करते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो, ठीक है। अब आपको मैंने पहले कहा था कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि उस मानचित्र 1 में ये किस किस चीज की ओर बात कर रहा है। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सीमा होती है जो प्रकृति द्वारा सीमा बने, जैसे पहाड़ है वो अगर कोई बॉर्डर बना रहे हैं, पर्वत बना रहे हैं, और समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। मतलब जिसके मन में दृढ़ निश्चय था या जिसको इच्छा थी, चाह थी कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने किया, ठीक है। समुद्र को पार भी किया और पर्वतों की ऊंचाइयों को भी छुआ। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। जैसे बाहर के लोग आए, वो यहाँ बसे, तो उनकी जो परंपराएं थी वे भी वो करते थे और जो लोग रह रहे हैं वो भी करते थे। तो इस प्रकार से जो परंपराएं थी वो भी एक दूसरे से, लोगों ने एक दूसरे को अपनी परंपराओं से एक दूसरे को परिचित करवाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब जैसे कि आप अभी वर्तमान में भी देखिए ना, जैसे नॉर्थ इंडियन में जो खाना है वह अलग है, साउथ इंडियन में अलग है। तो अब जैसे कि ऐसा थोड़ी है कि साउथ इंडियन में जो खाना बन रहा है वो ओनली वहाँ ही बनेगा, नॉर्थ इंडियन में भी साउथ इंडियन डिशेस बनती हैं। तो इस तरीके से ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब हैं देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु जो एक नदी है प्राचीन। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा, वो ये सारे टास्क आपको ही करने हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, पहले हिंदोस कहा या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी आए थे ना, उसने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित जो इलाका है उसे इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम, आपको ये एरिया ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया का शब्द किस एरिया के लिए किया जा रहा है और हिंदोस या भारत का शब्द किस एरिया के लिए किया जा रहा है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जो ऋग्वेद कृति है, जो वेद है एक, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, उसमें भी मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी अब देश का नाम फिर भारत रखा गया। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा ये, क्योंकि पूरी 6 की हिस्ट्री की बुक कवर करनी है, इसके लिए मुझे आपको ये पढ़ाना ज़रूरी है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो आपको अब ये पता लग गया कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है। 6 क्लास में इन शब्दों को समझाया गया है, ताकि अब जैसे मैं डायरेक्ट 10th की स्टार्ट करती उसमें पांडुलिपि वर्ड यूज होता तो आपको लगता कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है।
तो पांडुलिपि किन्हें कहा जाता था कि वे पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, व लैटिन जो शब्द है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना, मतलब मेनू का अर्थ होता है हाथ है और उससे लिखना, तो ये हो गया पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती है वो भी इसमें हो गया, जो ताड़पत्र या हिमालय, ये आपको हिमालय क्षेत्र ध्यान रखना है, और पेड़ का नाम है बुर्ज, उसकी छाल से बनाया जाता है। अब आपको ये ताड़पत्र से बनी हुई एक पांडुलिपि का पृष्ठ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताड़पत्र होता था और उसके ऊपर ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है। यह पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, जैसे आजकल की बुक होती है। बुर्ज पेड़ की जो छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जो आपको दिख रही है अभी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। तो आपको पता चल गया कि कौन सी लिपि में इन्हें या कौन सी भाषा में इन्हें लिखा गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो 3 भाषाएं हो गई, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ये भी एक इसका उदाहरण आपके सामने मिला है पांडुलिपि का। सॉरी, ये पांडुलिपि नहीं, ये एक अभिलेख है। पांडुलिपि का तो फोटो जो मैंने आपको दिखाया वो है। यह एक अभिलेख है जो लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अशोक की डिटेल हम क्लास 8th में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और जो लिपियां होती है वो अक्षर और संकेतों से बनी होती है। जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसकी भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। तो लिपि हो गई स्क्रिप्ट और भाषा हो गई लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामिक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में है, ठीक है। यूनानी और अरामिक, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, यानी जो इनकी जो सतह होती है वो बहुत थोड़ी मतलब कठोर होती है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जैसे कि उस शासक के टाइम में क्या हुआ करता था या उसके क्या रूल्स थे, उसकी क्या उपलब्धियां थी, तो वो उस पर उत्कीर्ण करा देते थे, उस पर लिखवा देते थे ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें जान सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे जो शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करे जो अतीत में बनी, वह होता था पुरातत्वविद, वह व्यक्ति। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे, जो सब ये सारा अतीत से रिलेटेड ही करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाइयां भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे। ये जैसे कि पक्की मिट्टी है, पत्थर, ये इतना इजीली नष्ट नहीं होते, ठीक है। अब आपको एक चित्र सामने दिख रहा है। जो लेफ्ट वाला है वह एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये पोट है। इस तरह के पात्रों का जो प्रयोग होता था वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था
और जो राइट साइड आप देख सकते हैं ये एक चांदी का सिक्का है और ये भी 2500 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, मतलब कि इनकी हड्डियों से उनके भोजन के बारे में इन्हें जानकारी मिलती थी। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, मतलब वो पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअल था क्या, वो उनकी राख के रूप में मिलते हैं। ऐसा पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि इस जानकारी जो उन्हें मिलती थी तो वो किस स्रोत से प्राप्त हुई, तो ये स्रोत वर्ड ये यूज करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार कौन हो गया? जो अतीत का अध्ययन कर रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पुरातत्वविद बताया था, वो कौन होते हैं? जो अतीत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करें। तो आपको पुरातत्वविद और इतिहासकार दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी अतीत में क्या हुआ ये दोनों मिलके ये बता सकते हैं कि एक जो है इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करे और जो पुरातत्वविद है जो उन वस्तुओं का अध्ययन करे, तो वे आपस में मिलके अतीत में क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में ध्यान दिया? क्या आपने दिया? ये हमसे पूछ रहा है तो कुछ न कुछ बात जरूर है। ठीक है, यहाँ जो है अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। एक टाइप के तो लोग होते नहीं थे पास्ट में, अलग अलग समूह था तो उनके लिए इनका मायना अलग अलग था। जैसे जो पशुपालक हैं अथवा कृषक हैं उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक किसान है और एक राजा है, उसका जीवन अलग अलग होगा। आज भी जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो सब्जी वाले हैं उनसे वे सब्जी लेके, या जो किसान है वो सब्जी उगाता है। ठीक है, फिर वो सब्जी वालों को बेचता है और सब्जी वाले से हम खरीदते हैं। पर जो अंडमान निकोबार वाले द्वीप वाले जो लोग हैं वो अपना भोजन मछलियां पकड़कर फल फूल संग्रह करके ही खाते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ठीक है, अब जो शासक होगा वो अपने बारे में लिखेगा कि उसने ये लड़ाई करी और उसमें उसमें विजय प्राप्त की। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास जो लोग होते थे, वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्योंकि अब जैसे एक शिकारी है वो शिकार करके आया तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई, ये शिकार करके आया, वो गया, उसने एक हिरण को मारा, उसने एक शेर को मारा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लिखेगा नहीं। ठीक है, तो पुरातत्व में हमें उनके बारे में तो जानकारी मिलती है जिन्होंने लेखा जोखा लिखा है, जैसे शासक। अब जैसे समुद्रगुप्त है उसने अभिलेख लिखवाए, अशोक है उसने अभिलेख लिखवाए, पर अशोक के जो सैनिक सिपाही हैं उनके यहाँ जो भी काम करते थे उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो अब है तिथियों का मतलब। ठीक है, अब जैसे कि आपसे कोई पूछे किसी तिथि के बारे में तो आप क्या करेंगे? तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और साल आप बताओगे। जैसे 2020 अभी चल रहा है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है।
जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब वो एक माना जाता था। आज जैसे 2020 चल रहा है, तो ईसा मसीह का जन्म को 2020 साल हो गए, आप ऐसा मानिए, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की घटना है उन्हें कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले, ठीक है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। अब इतिहास और तिथियों के बारे में हम देखेंगे। अंग्रेजी में ईसा पूर्व को कहा जाता है BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उसके बाद में कभी कभी हम AD वर्ड भी पढ़ने को हमें मिलता है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जैसे अभी 2020 AD है, और जैसे कि जो 2020 वर्ष पहले जैसे 0 होगा उससे पहले BC होगा, ठीक है। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ये आपको वैसे जनरल नॉलेज के बारे में मैं बता रही हूँ, बाकी इसका कुछ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना यूज नहीं आएगा। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, और BCE का जो यूज होता है वो बिफोर कॉमन एरा के रूप में होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और कभी कभी जो इंग्लिश में BP अक्षर का प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। घूम फिर के बाद का मतलब एक ही, एक ईसा के बाद का है, एक ईसा के पहले का है। अब आपको जो यूज करना है वो करिए। तो इस प्रकार क्लास 6 की जो बुक है हमारे अतीत, उसका फर्स्ट चैप्टर यहीं पूरा होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।